अच्छा, तो इस रिपोर्ट के डिसएडवांटेजेस ये हैं कि ये बहुत लेंथी होती है, इसके बहुत ज़्यादा पेजेस बन जाते हैं, ठीक है। और फिर जाहिर सी बात है क्योंकि ये बहुत लेंथी है तो इसको पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, ऑटोप्सी प्रोटोकॉल की, दैट इज़ नरेटिव, या जिसे आप ओपन प्रोटोकॉल कह सकते हैं, ठीक है। इसमें आप जो फाइंडिंग्स हैं उनको एक ऐसे की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। और ये थोड़ा कन्वीनियंट होता है पढ़ने के लिहाज से, ठीक है। लेकिन आप जो ऑटोप्सी फाइंडिंग्स हैं उसको सिस्टेमिक अप्रोच में फ़िट नहीं कर सकते, ठीक है। लाइक मोस्टली ये जो नरेटिव या ओपन प्रोटोकॉल वाली रिपोर्ट तैयार की जाती है, इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर स्केलेटनाइज्ड बॉडी, ठीक है। जब उसकी एक स्केलेटनाइज्ड बॉडी की एग्जामिनेशन करते हैं तब ये नरेटिव या ओपन प्रोटोकॉल जो है वो रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो ऑब्वियसली स्केलेटनाइज्ड बॉडी में कौन से आपको सिस्टम्स नज़र आ रहे होते हैं, ऑब्वियसली देयर वुड बी नो सिम्टम्स। जब सिस्टम्स नहीं होते, लाइक डाइजेस्टिव या आपका जो यूरिनरी वगैरह सिस्टम्स है, देयर आर नो सिस्टम्स इन योर स्केलेटनाइज्ड बॉडी। सो ऑब्वियसली जब सिस्टम्स नहीं है तो आपका एक सिस्टमेटिक अप्रोच जो है ऑटोप्सी फाइंडिंग्स की वो नहीं होगी। इसलिए फिर हम ये वाला जो नरेटिव या ओपन प्रोटोकॉल वाली टाइप है रिपोर्ट की, उसे हम प्रेफर करते हैं। अब इस रिपोर्ट के क्या एडवांटेजेस हैं? इसकी ये एडवांटेज है कि जैसे जिन लोगों को स्टोरीज़ सुनाने की आदत होती है वो इसको बआसानी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट है मोस्टली इमीडिएट रिकॉर्डिंग्स के लिए तैयार की जाती है, ठीक है। और पैथोलॉजिस्ट जो है इस रिपोर्ट को पढ़ के बहुत जल्दी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन एन नॉर्मल एंड एन एबनॉर्मल नरेशन, ठीक है। अब आपने याद रखना है हमेशा ये जो नरेटिव या ओपन प्रोटोकॉल वाली रिपोर्ट है ना, ये सडन या एक्सीडेंटल डेथ्स वाली केसेस में तैयार की जाती है। लाइक अगर रोड एक्सीडेंट हो गया है या कोई बिल्डिंग कोलैप्स कर गई है तो उस केस में जो रिपोर्ट तैयार की जाएगी दैट वुड बी प्रिपेयर्ड बाय दिस यूजिंग दिस टाइप, ठीक है, नरेटिव या ओपन प्रोटोकॉल, ठीक है। अब आपने याद रखना है हमेशा जो न्यूमेरिकल या सिस्टमेटिक वाली जो हमारे पास टाइप है ना रिपोर्ट की, ये हम अनकॉम्प्लिकेटेड टॉप्सी केसेस में या रूटीन केसेस में ये वाली टाइप यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन नैरेटिव या ओपन प्रोटोकॉल टाइप के ज़रिए हम जब रिपोर्ट लिखते हैं दैट इज़ मोस्टली इन सडन या एक्सीडेंटल डेथ्स, ठीक है। और एक और चीज़ जो आपने याद रखनी है कि ये जो न्यूमेरिकल या सिस्टमेटिक टाइप है इसमें हम एक्सटर्नल इंटरनल फाइंडिंग्स दोनों रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जो आपकी नरेटिव या ओपन प्रोटोकॉल वाली टाइप है इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फाइंडिंग्स, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन को ही रिकॉर्ड करते हैं, पोस्टमार्टम नहीं करते, यानी इंटरनली जो है एग्जामिनेशन नहीं करते, ठीक है। अब कॉज ऑफ डेथ जो है हमें मोस्टली एक्सटर्नल एग्जामिनेशन से पता चल जाता है इन केस ऑफ नरेटिव या ओपन प्रोटोकॉल वाली टाइप्स में, क्योंकि हम ये वाली रिपोर्ट लिखते ही मोस्टली सडन एक्सीडेंटल केसेस में, तो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन से ही हमें कॉज ऑफ डेथ का पता चल जाता है। लेकिन अगर हमें कॉज ऑफ डेथ का पता ना चले, लाइक इलेक्ट्रिक शॉक का कोई केस है, तो फिर हमें ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, डिटेल्ड एग्जामिनेशन इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से करनी पड़ती है, ठीक है। अब हमारे पास कौन कौन से टॉप्सी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं? सबसे पहले हमारे पास प्रोब्स हैं, ठीक है, जिनमें आपके पास जनरल ऑपरेटर्स या स्ट्रेट भी हो सकते हैं, ठीक है। दैन सिजर्स आपके पास आती हैं, मुख्तलिफ साइज़ की होती हैं, पॉइंटेड भी हो सकती हैं, ब्लंट एंडेड भी हो सकती हैं, ठीक है। दैन हमारे पास फोर्सेप्स, नाइव्स, यूरेथ्रल साउंड, प्रोटोस्कोप, हैंड एंड हैंड सॉ, हैमर्स, पोस्टमार्टम नीडल सूचर्स, स्कैल्पल्स, विसरा बॉटल्स, ग्लव्स, ट्रे, weighing machine, measuring tape, graduated glass, glass slides, preservatives, test tubers और जो स्पंज है वो हमारे पास ये सारी इंस्ट्रूमेंट शामिल हैं आपके एटॉप्सी करते हुए, ठीक है। आप ये वाले इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। देन हमारे पास एटॉप्सी रूम में क्या क्या हैज़र्ड्स हो सकते हैं, किन हैज़र्ड्स को इनकाउंटर किया जा सकता है इन एन एटॉप्सी रूम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले है मैकेनिकल हैज़र्ड। इसमें आपकी लिम्स की इंजरी हो सकती है, लाइक जब आप किसी वेट स्लिपरी फ्लोर पे चलते हुए गिर जाएं इन एन एटॉप्सी रूम, ठीक है, तो आपके लिम्स इंजर हो सकते हैं, जैसे मैकेनिकल हैज़र्ड है। आपके हैंड्स की इंजरी हो सकती है जब आप किसी शार्प इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए कटिंग कर रहे होते हैं, लाइक नीडल प्रिक हो गई, या फिर किसी हॉट वाटर की वजह से आपका हैंड बर्न कर गया है, तो इस तरह से हैंड की इंजरीज हो सकती हैं। बैक की किस तरह से इंजरी हो सकती है, लाइक मसल स्प्रेन्स पड़ सकते हैं, ठीक है। आपके मसल्स में स्प्रेन इस वजह से पड़े होंगे, लाइक अगर आपने किसी हैवी कॉर्प्स को कैरी किया है, ठीक है। इसी तरह आइज़ की इंजरी हो सकती है जिसमें मोस्टली कॉर्नियल अल्सर्स हो सकते हैं। कॉर्नियल अल्सर्स बेसिकली किस वजह से होते हैं कि अगर आपने
सोइंग ऑफ बोन्स की है, तो उन सोइंग ऑफ बोन्स की वजह से बोन डस्ट आपकी आंखों में चली गई है, जिसकी वजह से कॉर्नियल अल्सर्स हो सकते हैं, ठीक है। देन बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स में आपके पास कौन कौन से हैज़र्ड्स आ सकते हैं। बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स में हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल और फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन मोस्टली होते हैं ड्यू टू एनी सेप्टिसिमिक या पाइमिक डेड बॉडी, या फिर अगर हमारे पास कोई स्पेसिफिक इन्फेक्शन हुआ है डेड बॉडी को, लाइक टीबी, लेप्रोसी, एंथ्रेक्स, उससे जो है वो डॉक्टर को भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं अगर डेड बॉडी को हेपेटाइटिस या एड्स था, और फंगल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है। सो दीज वर मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पास केमिकल हैज़र्ड्स हैं। तो केमिकल हैज़र्ड्स में हमारे पास एंटीसेप्टिक्स या डिसइंफेक्टेंट की वजह से जो हैज़र्ड्स होते हैं वो होंगे, लाइक, और इसके अलावा फिक्सेटिव्स की वजह से जो हो सकते हैं, लाइक लाइव स्किन को अगर हम फिक्स करते हैं तो अगर उस स्किन का कांटेक्ट रहता है फॉर मोर देन 15 मिनट्स, तो उसकी वजह से हमारे पास केमिकल हैज़र्ड्स भी देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड्स, जिसमें इलेक्ट्रिकल बर्न्स हो सकते हैं ड्यू टू एनी फॉल्टी अप्लाइंसेस, या फिर ड्यू टू एनी मेटालिक टॉप्सी टेबल या वेट फ्लोर, ठीक है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड्स हो सकते हैं। रेडिएशंस की वजह से भी आपके टॉप्सी रूम में हैज़र्ड्स हो सकते हैं, लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर कोई आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं from the therapeutic isotopes, so they can also cause hazards in the autopsy room. then हमारे पास है fetal autopsy, ठीक है। ये भी आपके पास पेपर्स में आया हुआ है। अब जिस तरह हम एडल्ट्स में मेडिको लीगल एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है, उसके ज़रिए हम एडल्ट की ऑटोप्सी करते हैं, इसी तरह फीटस की भी ऑटोप्सी की जाती है, ठीक है, बाय द मेडिको लीगल एक्सपर्ट्स ऑब्वियसली। अब वो किस तरह से की जाती है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली आते हैं इन योर प्रॉफ, ठीक है, एज ए यूक्यू, ठीक है। अब इसकी बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स ये हैं इस ऑटोप्सी को करने की वजह यह है कि अगर आपके पास कोई लीज इन्फेंटिसाइड का केस आ गया है, ठीक है, तो फिर हम फीटल ऑटोप्सी करते हैं, और मोस्ट कॉमनली उसमें हम फॉलोइंग क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, ठीक है। लाइक हम बेसिकली ये गेस करने की कोशिश करते हैं कि फ़ीटस की इंट्रायूट्राइन एज क्या है, क्या फ़ीटस जब मिला तो वो ज़िंदा था या नहीं था, ठीक है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि कितनी देर तक जो फ़ीटस है, अगर वो ज़िंदा मिला है तो कितनी देर तक उसने सर्वाइव किया है, ठीक है। अब फ़ीटस की एग्ज़ामिनेशन जो है क्रिमिनल अबॉर्शन के केस में, या फिर अगर हम किसी बर्थ को हाइड करने के केस में मोस्टली जो है ये फीटल ऑटोप्सीज़ करते हैं, ठीक है। हम ह्यूमन फीटस को रिकवर करते हैं, ठीक है, उसके मटेरियल्स को रिकवर करते हैं। इसी तरह हम इंट्रायूटेराइन एज ऑफ फीटस को बेसिकली डिस्कवर करते हैं, ठीक है। सो ये था फीटस ऑटोप्सी के बारे में। होप आपको समझ आ गई है।